हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जी के संसार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि पता है, इस टाइम पे हमारा रिवीजन क्लास होता है जिसमें हम लोग हर एक सब्जेक्ट के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या जिनके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो कल हमने हिस्ट्री के टॉपिक से 20+ क्वेश्चंस का रिवीजन किया था। आज हम लोग इसी टॉपिक का पार्ट 2 करने वाले हैं। कल पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो प्लीज़ जाकर चेक कर लीजिएगा। हम लोग इस रिवीजन क्लास में वैसे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, या कुछ क्वेश्चंस वैसे भी होते हैं जो नए होते हैं। इनमें से कुछ का आंसर आप लोगों को पता भी होता है और कुछ आप लोगों के लिए नए क्वेश्चंस भी होते हैं। तो सेशन बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ का आपको पता होगा आंसर, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे का पता होगा। तो प्लीज़ सेशन बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक शब्द था तीर्थ, इसका क्या तात्पर्य था? तीर्थ शब्द का अर्थ होता था कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो 8 प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते थे उन्हें तीर्थ कहा जाता था, ठीक है। यह अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के विजयों का वर्णन प्राप्त होता है। इस अभिलेख के रचयिता कौन थे? क्वेश्चन में ही एक और इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है कि पुलकेशिन द्वितीय के जो विजयों का वर्णन प्राप्त होता है वो हमें यह अभिलेख से प्राप्त होता है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, अभिलेख के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसके जो रचयिता थे वो थे रवि कृति। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है, ये पूछा गया है, तो वो युग है प्रस्तर धातु युग, ठीक है। प्रस्तर धातु युग से संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषता थी वो क्या थी, ये हमें पूछा गया है। वहाँ की जो नगर योजना थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। आदि ग्रंथ है, इसका जो संकलन किया गया वो किन के द्वारा हुआ था? इसका संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ का संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने। विजयनगर शहर, इसका दूसरा नाम पूछा गया है, तो विजयनगर शहर का दूसरा नाम था हम्पी, ठीक है। गार्गी संहिता, इसके बारे में बहुत से स्टूडेंट को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। तो गार्गी संहिता में किस विदेशी आक्रमण का उल्लेख है? यवन का जो आक्रमण हुआ था उसका उल्लेख है गार्गी संहिता में, ठीक है, यवन आक्रमण का। वातापी किसकी राजधानी थी? वातापी राजधानी थी चालुक्य राज्य की, ठीक है। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई के लिए नहरों का जालसा फैला दिया था? सुल्तान का नाम बताना है जिन्होंने ऐसा सर्वप्रथम किया था, तो उनका नाम है फिरोज तुगलक, ठीक है। फिरोज तुगलक ने क्या किया था कि सबसे पहले उन्होंने यह काम किया था कि उत्तर भारत में सिंचाई के लिए नहरों का जालसा फैला दिया था। कल्हन द्वारा रचित राज तरंगिणी में किस चीज़ का वर्णन है? क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन है कि राज तरंगिणी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राज तरंगिणी की जो रचयिता है वो कौन है, तो उनका नाम है कल्हन। इसमें वर्णन किस चीज़ का है ये बहुत कम लोगों को पता होगा, तो इसमें वर्णन है कश्मीर के क्रमबद्ध इतिहास का, ठीक है। कल्हन ने जो राज तरंगिणी लिखी है उसमें कश्मीर के क्रमबद्ध इतिहास का वर्णन है। तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है यह किन्होंने बनवाया था? यह बनवाया था राजा राजचोल प्रथम ने, ठीक है। राजा राजचोल प्रथम इसका आंसर होगा जिन्होंने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। गौतम बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर जो है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुशीनगर है निर्वाण स्थल गौतम बुद्ध का। तो वह किस राजवंश के अधीन था? तो वो राजवंश है मल, ठीक है। मल राजवंश के अधीन था कुशीनगर। हेलियोडोरस के बेस नगर स्तंभ में निम्न में से किस देवता का उल्लेख है? तो वह देवता है वासुदेव, ठीक है। वासुदेव का उल्लेख है हेलियोडोरस के बेस नगर स्तंभ में। मंडलम, नाडु तथा कुर्रम ये प्रशासनिक इकाइयों के नाम है, तो यह किस साम्राज्य की विशेषता है? तो वह साम्राज्य है चोल साम्राज्य, जिसकी मंडलम, नाडु तथा कुर्रम जो है वो प्रशासनिक इकाइयाँ थी।
निम्नलिखित में से किसे चंद्रगुप्त मौर्य का धार्मिक गुरु कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु थे भद्रबाहु। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कौटिल्य या चाणक्य का आंसर टिक करके आ जाते हैं, तो जो कि गलत है। ठीक है, धार्मिक गुरु जो चंद्रगुप्त मौर्य के थे वो थे भद्रबाहु। आर्य जब भारत आए थे तो उन्हें सबसे पहले भारत में बसे हुए उच्च सभ्यता वाले जो लोग थे उनके साथ युद्ध करना पड़ा था। भारत में बसे लोगों के बड़े बड़े नगर थे और नगरों के चारों ओर मजबूत परकोटे भी थे, लेकिन फिर भी युद्ध में आर्य विजयी रहे। इसका क्या कारण था, ये पूछा गया है। इसका कारण ये था कि आर्यों के जो अस्त्र शस्त्र थे वे लोहे के थे और उनके पास घोड़े भी थे। ठीक है, जब आर्य भारत आए थे तो भारत के जो भारत में जो लोग बसे हुए थे जिस भी नगर में, तो वो नगर बड़े बड़े थे और नगर के चारों ओर मजबूत परकोटे भी थे, फिर भी आर्य विजयी रहे थे। उसका यही कारण था कि आर्यों के पास जो अस्त्र शस्त्र थे वो लोहे के बने हुए थे और आर्यों के पास घोड़े भी थे। ठीक है, वैदिक काल में राजा के पदाधिकारियों में सबसे अधिक सम्मानपूर्ण स्थान किनका होता था? जो पुरोहित होते थे उन्हें राजा के पदाधिकारियों में सबसे अधिक सम्मान प्राप्त था। वैदिक काल में मानव जीवन की सुरक्षा के साधनों का विकास अधिक नहीं हुआ था। इसका मुख्य क्या था? तो इसका आंसर होगा तीर कमान। वैदिक काल में मानव जीवन की सुरक्षा के साधनों का विकास अधिक नहीं हुआ था। उस समय जो इनके पास मुख्य शस्त्र थे वो थे तीर कमान यानी धनुष बाण। ठीक है, यही उनके मुख्य शस्त्र थे। इनके पास सुरक्षा के साधनों का ज़्यादा नहीं था। ठीक है, इनके पास एक यही सुरक्षा का साधन था, तीर कमान, वैदिक काल में। योग दर्शन के प्रणेता कौन थे? उनका नाम है पतंजलि, जिन्हें योग दर्शन का प्रणेता माना जाता है। कालांतर में वैदिक साहित्य को सूत्रों में विभाजित किया गया। इन सूत्रों को क्या कहते हैं? तो ये जो सूत्र हैं इन्हें कहा जाता है श्रोत सूत्र, गृह सूत्र तथा धर्म सूत्र। ठीक है, वैदिक साहित्य को जो सूत्रों में विभाजित किया गया इन सूत्रों को श्रोत सूत्र, गृह सूत्र तथा धर्म सूत्र कहा जाता है। पूर्व वैदिक काल में राजा के अधिकारों पर निम्न में से किनका नियंत्रण होता था? सभा तथा समिति का नियंत्रण होता था राजा के अधिकारों में। कौन से काल में? पूर्व वैदिक काल। अग्निदेव को देवताओं का मुख क्यों माना गया है? इसका कारण ये है, यज्ञ में अग्नि के द्वारा ही भोज्य सामग्री अन्य सभी देवताओं के पास पहुंचती है, इसीलिए अग्निदेव को देवताओं का मुख माना गया है। वैदिक काल की जानकारी के मुख्य स्रोत है, आंसर पता ही हो गया, साहित्य। साहित्य जो है वैदिक काल की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार उसके 24 तीर्थंकर हुए हैं, ये हमें पता है, लेकिन जैन धर्म को एक सुव्यवस्थित रूप से प्रतिष्ठित करने का श्रेय किन्हें मिला है? यह मिला है महावीर को। क्लियर है? आज का जो हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न है, जो मैं आपसे पूछूंगी, जिसका जवाब सेशन के एंड में आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, वो ये है कि रूस ने कोविड-19 के लिए वैक्सीन बनाई है। ये हम सबको पता है, तो उसका नाम क्या रखा गया है वो हमें बताना है आप लोगों को। सेशन एंड होते ही जिनका कमेंट सबसे फास्ट आएगा और करेक्ट आंसर होगा तो उनका नाम कल के सेशन में अनाउंस किया जाएगा। तो आप लोगों ने आई थिंक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया होगा कि रूस ने जो कोविड-19 के लिए वैक्सीन बनाई है उसका नाम क्या रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह जो सेशन है हमारा आज का रिवीजन क्लास का वो एंड होता है। अगर सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए जुड़े हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका फटाफट सेशन एंड होते ही आप लोग आंसर कीजिएगा। कोई सजेशन हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, और अगर कोई क्वेरी हो तो वो भी हमें पूछ सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि लाइक तभी कीजिएगा जब आपको सेशन पसंद आया हो और इसके क्वेश्चंस आपको पसंद आए हों। ठीक है, अगर नहीं पसंद आए हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट सेशन को देखिए, उसको जज कीजिए, उसके बाद फिर लाइक या डिसलाइक कीजिएगा। ठीक है, बिना कुछ जाने मत लाइक या डिसलाइक कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।